हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँगा कि लॉकडाउन में काफ़ी मज़े कर रहे होंगे घरों पर बैठकर। तो जो अपन ने लेसन 3 के 4 पार्ट देख लिए थे, और आशा ये भी करता हूँ कि आप लोगों ने वह वीडियो देखे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। तो उसी लेसन 3 का 5वां पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अपना चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, पाठ्य पुस्तक के जो अपने प्रश्न हैं, उनको आज अपन हल करेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ ही जो इस पार्ट से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन क्वेश्चनों पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी जो वीडियो आए अपने 12th बायोलॉजी या एजी बायोलॉजी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो कोई भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो घरों पर बैठे हैं, चाहे वह किसी भी स्कूल के, अपने को ये नहीं देखना है कि वह उस स्कूल का है, वह उस ज़िले का है, उस राज्य का है। आपकी नज़र में जो कहीं पर भी है, उन सबके पास आपको क्या करना है, उस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वीडियो को लाइक करना है आपको, और लाइक करने के साथ कहूँगा जो चैनल पर पहली बार आया है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो इसके बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है, उनमें देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन, अनुन्मील्य परागण पाया जाता है। तो अनुन्मील्य जो परागण होता है वह किस में देखने को मिलता है अपने को? वायोला, पपीता, जामुन और केसिया, ये 4 अपने मुख्य ऑप्शन है दे रखे हैं। तो अनुन्मील्य परागण मिलता है अपने को वायोला में, ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन अपने दे रखा है, कदम में परागण किसके द्वारा होता है? कदम का जो वृक्ष होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है? पक्षी, कीट, चमगादड़ और हाथी। तो कदम में जो परागण की क्रिया होती है वो होती है चमगादड़ के द्वारा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दे रखा है, त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है भ्रूणकोश, भ्रूण, भ्रूणपोष या बीज। तो इनमें से कौन सा होगा? भ्रूणपोष। यह त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, बीजावरण का विकास होता है किससे होता है? ऑप्शन अध्यावरण, बीजांडकाय, बीजांडवृंत या नाभिका से। तो बीजावरण का जो विकास होता है वह होता है अध्यावरण भाग से, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और 5वां क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, स्ट्रोसबर्गर, नावस्चीन और ल्यूवेनहॉक। तो द्विनिषेचन की खोज की थी नावस्चीन ने, सी ऑप्शन अपन मानेंगे इसमें सही होगा। ये तो थे अपने बहुविकल्प वाले क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है उनके बारे में। और अति लघुत्तरात्मक का जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने दे रखा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, विषम वर्तिकात्व से आप क्या समझते हैं? इसको काफ़ी अच्छे प्रकार से अपन ने पढ़ा था जब अपन ने वीडियो में इसकी चर्चा की थी। तो विषम वर्तिकात्व, विषम यानी समान न होना, अलग अलग होना, वर्तिकात्व का मतलब वर्तिका से है यहाँ पर। तो देखिए, कुछ पौधों के पुष्पों में या तो वर्तिका पुंकेसरों से लंबी होती है या वर्तिका पुंकेसर से अत्यधिक, या जो पुंकेसर होते हैं वह वर्तिका से लंबे हो जाते हैं, जो स्वपरागण को क्या करते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। या तो अपन कह सकते हैं वर्तिका पुंकेसर से लंबी हो जाएगी, या अपन कहेंगे पुंकेसर वर्तिका से लंबे हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि वह स्वपरागण नहीं हो पाता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, हेटेरोस्टाइल यानी कि विषम वर्तिकात्व कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने दे रखा है, समकालपक्वता एवं विषम कालपक्वता में विभेद करना है। तो देखिए, समकालपक्वता, सम यानी समान समय पर परिपक्व होना, समान समय पर परिपक्व होना किसका? नरजन्नांग और मादाजन्नांग यानी कि परागकोश और वर्तिकाग्र का। और विषम काल का मतलब अलग अलग समय पर परिपक्व होना। तो देखिए आंसर क्या होगा, जब पुंकेसर के परागकोश एवं जायांग में वर्तिकाग्र समान समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे समकालपक्वता कहते हैं। और इसके विपरीत जब परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे विषम कालपक्वता कहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन अपने दे रखा है कि असंगतता को परिभाषित कीजिए। अति लघुत्तरात्मक का थर्ड क्वेश्चन है, असंगतता को परिभाषित कीजिए। तो असंगतता यानी पूर्ण कार्यक्षम एवं जननक्षम नर व मादा युग्मक के मध्य निषेचन में विफलता को क्या कहते हैं? असंगतता कहते हैं।
यानी कि जो नर व मादा युग्मक है वह पूर्ण कार्यक्षम है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी निषेचन में विफलता आ रही है तो उसे क्या कहते हैं? असंगतता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्ट्रोसबर्गर ने की थी 1884 में। स्ट्रोसबर्गर ने 1884 में, और नावस्चीन ने की थी द्विनिषेचन की। आगे देखिए फिर 5 नंबर का क्वेश्चन, बीज पत्रोपरिक व बीज पत्राधार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बीज पत्रोपरिक व बीज पत्राधार में अंतर बताने हैं। तो आंसर देखिए इसका, बीज पत्राधार होता है हाइपोकोटाइल, बीज पत्रोपरिक होता है एपिकोटाइल। ये भ्रूणीय अक्ष जो होता है उसके भाग होते हैं। भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्र से जुड़ाव से नीचे का भाग क्या कहलाता है? बीजपत्राधार कहलाता है। भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्र से जुड़ा यानी जहाँ से जुड़ता है उसके नीचे का भाग तो बीजपत्राधार कहलाता है, वह इसके नीचे मूलांकुर स्थित होता है। दूसरी ओर भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्र से जुड़ाव का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे बीज पत्रोपरिक कहते हैं, उसे बीज पत्रोपरिक कहते हैं, जिसके ऊपर प्रांकुर स्थित होता है। यानी बीज पत्राधार तो अपन कह देंगे आधार भाग यानी नीचे की तरफ होता है, बीज पत्रोपरिक यानी ऊपर की तरफ पाया जाता है। बीज पत्राधार के नीचे तो अपन कह देंगे कि क्या पाया जाता है? मूलांकुर होता है, और बीज पत्रोपरिक जो होता है उसके ऊपर क्या होता है? प्रांकुर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एरिल व केरंकल में अंतर बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एरिल व केरंकल में अंतर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर, एरिल कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर पाया जाने वाला एक मांसल आवरण होता है, जैसे लीची में पाया जाता है, उसे तो अपन क्या कह देते हैं? एरिल कह देते हैं। जबकि केरंकल जो होता है यूफोर्बिएसी कुल के कुछ पादपों में बीजाणु द्वार वाले छोर पर पाई जाने वाली सफेद रंग की संरचना होती है, और यह पाई जाती है अरंड पादप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिषेक फलन को प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन के नाम बताइए। अनिषेक फलन को प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन का नाम। तो एक तो अपने हो जाएगा ऑक्सिन, और एक क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। ये क्या करते हैं? अनिषेक फलन को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अगर केवल एक ही अपने से पूछा जाए ना तो वहां पर ध्यान रखना ऑक्सिन करना है अपने को, और 2 पूछे तो जिब्रेलिन साथ में करना है, क्योंकि मुख्य ऑक्सिन काम में लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बीज अंकुरण के समय प्रांकुर किसका निर्माण करता है? तो बीज अंकुरण के समय प्रांकुर प्रेरक तंत्र यानी कि जो शूट सिस्टम होता है उसका निर्माण करता है। प्रेरक तंत्र अपन कहेंगे जिसमें तनायुक्त जो शाखाएं वगैरह आती है, शाखाओं पर पत्तियां वगैरह लग जाती है, उस सारे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? प्रेरक तंत्र कहते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, विकासशील भ्रूण अपना पोषण किससे प्राप्त करता है? तो विकासशील भ्रूण अपना पोषण भ्रूणपोष से प्राप्त करता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। ये 9 क्वेश्चन हो गए थे अपने। 10वां क्वेश्चन देखिए अपने, परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं? परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं? तो आंसर देखिए, परागकण की बाह्य भित्ति में स्पोरोपोलेनिन उपस्थित होने के कारण इसका आसानी से भौतिक और जैविक क्षरण यानी कि ये अपघटित नहीं हो पाते हैं, जैविक क्षरण नहीं हो पाता, इसलिए परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। अब ये तो थे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अब अपन बात कर रहे हैं आगे लघुतरात्मक क्वेश्चन, इनको भी थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, परपरागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले 2 अनुकूलन बताने अपने को। तो वैसे तो अपन ने जब वीडियो में इनको अच्छी तरह से पढ़ा था, नोट्स वगैरह लिख लिए थे, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। तो परपरागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले 2 अनुकूलन कौन से होते हैं? एक तो अपन कह देते हैं स्वबंध्यता है, एक तो क्या है? स्वबंध्यता। दूसरा हम पर मान लेते हैं एक लिंगता मान सकते हैं, एक तो स्वबंध्यता और दूसरा एक लिंगता अपन देख सकते हैं। अब स्वबंध्यता में देखो क्या होता है कि कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है, जैसे राखी बेल, अंगूर, पिटूनिया आदि। तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्वबंध्यता के नाम से अपन जानते हैं, यानी परागकण वहां पर जाकर अंकुरित नहीं हो पाते हैं वर्तिकाग्र पर, तो वह स्वबंध्यता होती है। दूसरा जो अनुकूलनता दे रखा वह होती है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ डाइक्लिनी, यानी कि पादप के सभी पुष्पों में एक लिंगता होने पर केवल परपरागण ही संभव होता है,
क्योंकि उनमें पुष्प में नर तथा मादा में से केवल एक ही जनन अंग होगा, इसलिए वहां पर स्वपरागण नहीं हो सकता। एग्जाम्पल पपीता, पाम आदि में ये क्रिया होती है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है स्वबंध्यता किसे कहते हैं। तो स्वबंध्यता के बारे में अभी भी अपन ने लिखा था, फिर देख लीजिए कि कुछ पौधों में यदि पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं लेकिन वह अंकुरित नहीं हो पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होने पर पुष्प ही सूख जाती है। कभी कभी तो उस विभेद के अन्य पौधों से परागकण आने पर भी यह लक्षण प्रकट होते हैं। जबकि कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलित होने के बावजूद भी अंकुरण नहीं होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? स्वबंध्यता कहते हैं। अंगूर पिटूनिया में अपने को देखने को मिलता है। फिर अपन कहेंगे थर्ड क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन किसे कहते हैं? तो देखिए द्विनिषेचन का जो आंसर होगा वह क्या करना अपने को कि परागनलिका द्वारा बीजांड में पहुंचाए गए दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंडकोशिका में प्रवेश करके मादा युग्मक से संलयन करता है जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन या निषेचन कहलाते, इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक क्या करता है? दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर एक त्रिक संलयन क्रिया करता है जिसे त्रिक संयोजन कहते हैं। यह प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस क्रिया से यहाँ एक ही भ्रूणपोष में दो संलयन की क्रिया होती है। एक ही भ्रूणपोष में अपन कहते हैं दो बार संलयन की क्रिया होती है क्योंकि दो नर युग्मक होते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कह देते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। फिर देखिए आगे, इसके बाद में अपन देखेंगे त्रिक संलयन का महत्व बताइए। त्रिक संलयन के महत्व की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए कि परागनलिका द्वारा भ्रूणकोश में पहुंचाए गए दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंडकोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है। एक तो अंडकोशिका से संलयन करेगा और दूसरा जो होगा द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है। द्वितीय केंद्रक का निर्माण दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है। द्वितीय जो केंद्रक होता है उसका निर्माण दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है। तो नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनती है। इस प्रक्रिया में तीन अगुणित केंद्रकों का क्या होता है? संलयन भी होता है। गुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन भी कहते हैं। इसलिए इसे त्रिक संलयन भी कहा जाता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है जो कि परिवर्तनशील भ्रूण के लिए क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये होता है त्रिक संलयन। पहले वीडियो में अच्छी प्रकार से आपको समझा है, यहाँ पर आपको ये आंसर करना है इसका। फिर आता है भ्रूण में निलंबक का कार्य क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन है भ्रूण में निलंबक का कार्य। तो देखिए भ्रूण में निलंबक का कार्य क्या होता है। जो निलंबक होता है, निलंबक बढ़ते हुए भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धकेलकर बीचों बीच पहुंचा देता है। निलंबक जो है वह बढ़ते हुए भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धकेलकर सेंटर में पहुंचा देता है जिससे भ्रूणपोष से इसे पर्याप्त तथा आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त हो जाए। निलंबक की बीजांड द्वार की ओर वाली कोशिका फूलकर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। कोशिका फूलकर बड़ी हो जाती है तथा चूषकांक का कार्य करने लगती है। अतः यह पुट्टिका या चूषक कोशिका कहलाती है। पुट्टिका या चूषक कोशिका कहलाती है। निलंबक का जो दूसरा सिरा जो भ्रूण की ओर की कोशिका अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कही जाती है। तो यह भ्रूण के साथ सम्मिलित होकर मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करती है। मूलांकुर के शीर्ष का निर्माण करेगी। फिर छठवां क्वेश्चन दे रखा आपके बीजांड से बीज किस प्रकार बनता है। बीजांड से बीज किस प्रकार बनता है। तो बीजांड से बीज का निर्माण देखिए कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होता है। बीजांड में उपस्थित दोनों अध्यावरणों से बीजावरण बनते हैं। बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीजचोल या टेस्टा और अंतःध्यावरण से अंतः बीजचोल। अंतःध्यावरण से अपन कहेंगे अंतः बीजचोल या टेगमेन बनता है। बीजांड वृंत से बीजवृंत बनेगा। नाभिका या हाइलम, बीजांड द्वार, रेफी व निभाग कोई विशेष परिवर्तन इसमें प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनमें उत्तकों में परिपक्वता आ जाती है। बीजांड काय प्राय भ्रूणकोष परिवर्धन के समय उपयोग में आ जाता है।
परंतु कुछ पादपों जैसे काली मिर्च में यह भ्रूण के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे परिभ्रूणपोष भी अपन कहते हैं। कुछ पौधों में अपन देखें तो कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल संरचना एरिल बनती है। भ्रूणपोष का उपयोग प्राय अभ्रूणपोषी बीजों में भ्रूण परिवर्धन में उपयोग कर लिया जाता है। भ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष बीजों में बचा रहता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित, युग्मनज जो होता है वह अपन मानते हैं कि भ्रूण में विकसित हो जाता है और सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। और अंतिम जो इसका लघुत्रात्मक का क्वेश्चन है, बीजांड में परागनलिका कितने प्रकार से प्रवेश करती है। तो परागनलिका को जो बीजांड में जो प्रवेश होता है वह अपन देखते हैं मुख्य 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश। इसमें क्या होता है, जब परागनलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है तो उसे बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। अधिकांश पौधों में यही क्रिया होती है। दूसरा होता है निभागीय प्रवेश। तो उसमें अपन देखते हैं कि जब परागनलिका बीजांड में निभागीय छोर से प्रवेश करती है तो उसे निभागीय प्रवेश के जुराइना, जुगलेंस, बेटुला में क्रिया होती है। अध्यावरणीय प्रवेश, जब परागनलिका बीजांड में इसके अध्यावरण को भेदती हुई प्रवेश करती है तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं, या मीजोगेमी भी कहते हैं। कुकुरबिटा या पोपुलस में यह क्रिया होती है। तो ये तो थे अब तक के इसके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन। अब अपन चर्चा करेंगे इससे बनने वाले जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें अपन कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वपरागण का एक उदाहरण लिखिए। तो स्वपरागण किसमें अपन देख सकते हैं, मटर में पाया जाता है। ये अन्य महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है किताब के अलावा। निबंधात्मक क्वेश्चनों पर मैंने चर्चा नहीं की है क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं और उन्हें आप वीडियो में देख कर सकते हो। नोट्स वगैरह अपने बने हुए, इसलिए उन पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको जरूर ध्यान से देखना आप लोग। इनसे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्वपरागण एक उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है, मटर में पाया जाता है स्वपरागण। फिर अपन देखते हैं परपरागण एक उदाहरण दिया गया है, किसका होता है, पिटूनिया। फिर आगे देखिए स्वक युग्मन से आप क्या समझते हैं। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वक युग्मन कहते हैं। इसके आगे अपन देखेंगे उभयलिंगता किसे कहते हैं। तो जब एक ही पौधा नर और मादा पुष्प अलग अलग धारण करता है तो उस पौधे को उभयलिंगता के नाम से अपन जानते हैं। एक लिंगता किसे कहते हैं, जब एक पौधे पर एक ही प्रकार के पुष्प या तो नर पुष्प या मादा पुष्प पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगता कहते हैं। अनुन्मिल्यता क्या होती है, जिन पौधों के पुष्प कभी नहीं खिलते हैं या खुलते नहीं हैं उन पुष्पों को अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं और उनकी एक क्रिया अनुन्मिल्यता कहलाती है। अनुन्मिल्यता के 2 एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, वायोला और कनकोआ, इनमें अनुन्मिल्यता पाई जाती है। अनिषेक फल क्या होते हैं, तो बिना निषेचन के विकसित हुए बीज रहित फल क्या कहलाते हैं, अनिषेक फल कहलाते हैं और उनकी एक क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, किसी एक द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज का एग्जाम्पल बताइए। तो वह राइसिनस होता है, यानी अरंड में होती है क्रिया। कूट फल किसे कहते हैं, कूट फल यानी आभासी फल। तो अपन ने जब वीडियो पढ़ा था तो मैंने बताया था कि फल का निर्माण होता है अंडाशय से, जिसे सत्य फल कहते हैं, जो अंडाशय से बनता है। लेकिन कई कबार अपन देखते हैं फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ उसके जो अन्य पार्ट, बाह्य दल, दलपुंज वगैरह, वह भी क्या करते हैं, इसमें भाग ले लेते हैं। तो उससे फल को अपन क्या कर देते हैं, वहाँ पर उस फल को कहा जाता है फिर आभासी फल के नाम से जानते हैं। यानी कि अंडाशय के साथ साथ बाह्य दल, दल, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं। तो कूट फल या अपन कहते हैं उसे आभासी फल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कूट या आभासी फल के एग्जाम्पल सेब, कटहल, ये दोनों आभासी फल होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क की गुणवत्ता क्या होती है, लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं है तो लघु बीजाणु। अब लघु बीजाणु के यानी कि क्या होते हैं, ये नरयुग्मक होते हैं और ये कैसे होते हैं, अगुणित ही होते हैं, इसलिए आंसर होगा अगुणित। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपने, अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो
लघु बीजाणु चतुष्क की गुणता अपन ने बता दी क्या होती है, अगुणित होते हैं। फिर पराकण की कौन सी कोशिका बड़ी, प्रचुर पोषक युक्त व अनियमित आकार के केंद्रक वाली होती है? तो वो होती है वर्धा या जो कायिक कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बीजाणु का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो वह हाइलम कहलाता है। एक लिंगी पुष्पों को धारण करने वाले एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जो ओटोगेमी को रोकता है परंतु गिटोनोगेमी को नहीं रोकता है। तो वह होता है मक्का, क्योंकि मक्का का पौधा कैसा होता है, उभय लिंगाश्री होता है। इस पर नर व मादा पुष्प जो होते हैं वह अलग अलग लगते हैं, यानी कि एक लिंगी पुष्प लगते हैं, अतः इनमें गिटोनोगेमी नहीं रोकी जा सकती है। केले को अनिषेक फलन का एक अच्छा उदाहरण क्यों माना जाता है? क्योंकि अपन देखते हैं केले को, क्योंकि ये बिना निषेचन के क्या होता है, विकसित होता है तथा बीज रहित फल इसमें होता है, यानी बिना निषेचन के विकसित हो रहा है और बीज रहित फल होता है, इसलिए अनिषेक फलन का अच्छा उदाहरण इसे मानते हैं। जब नारियल पीते हैं तो इस पौधे के लैंगिक जनन में बनने वाली किस संरचना का अपन सेवन करते हैं? तो अपन करते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का। भ्रूणयक्ष का मूलांकुर से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो मूलांकुर से ऊपर का जो भाग होता है वह कहलाता है बीज पत्राधार। बीज पत्राधार कहलाता है हाइपोकोटाइल। मूलांकुर से ऊपर का भाग, मूलांकुर से नीचे का जो अपन मूलांकुर से ऊपर का भाग बीज पत्राधार कहलाता है और प्रांकुर से ऊपर का जो भाग होता है बीज पत्रोपरी कहलाता है। सही है। पुष्पी पादपों में अनावर्त बीजीय पादपों के भ्रूणपोष की गुणिता बताइए। तो पुष्पी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वह कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, 3n, क्योंकि तीन केंद्रक संलयन होते हैं, तीनों अगुणित होते हैं तो तीनों मिलकर 3n बना लेते हैं। जबकि अनावर्त बीजीय पौधों का भ्रूणपोष अगुणित होता है। मक्का के भुट्टे के लंबे रेशमी बाल पुष्प के किस भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये वर्तिकाग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वता से आप क्या समझते हैं? तो जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे पूर्वता या प्रोटेंड्री कहते हैं। स्त्री पूर्वता से आप क्या समझते हैं? तो जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है तब इसे स्त्री पूर्वता या प्रोटोगोनी कहते हैं। वायु परागित पुष्पों के एग्जाम्पल दीजिए। मक्का और घास क्या होते हैं? वायु परागित पुष्प होते हैं। साल्विया में किस प्रकार का परागण होता है? साल्विया में कीट परागण होता है। दो पक्षी परागित पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है। तो बिगोनिया और पलास। कचनार में मुख्य परागणकर्ता का नाम लिखिए। चमगादड़। घोंघों द्वारा परागण किन पौधों में पाया जाता है? आर्किड्स में होता है। सर्वप्रथम स्ट्रोसबर्गर ने किस पादप में निषेचन की खोज की थी? लीलियम पादप में की गई थी। बहुनलिकीय परागण के दो एग्जाम्पल बताइए, कद्दू और कपास। फिर आगे, परागनलिका की वृद्धि किस प्रकार की होती है? तो एक दिशीय या रसायन अनुवर्ती होती है। परागनलिका की वर्तिका में वृद्धि वर्तिका के उत्तकों के नष्ट होने से भी होती है। उस एंजाइम का नाम बताइए जो वर्तिका के उत्तकों का विघटन करता है। तो वह होता है पेक्टिनेज एंजाइम। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्र के संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने और किस पौधे में की थी? नावस्चीन ने की थी। फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम पादप में की गई थी। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? हेंस्टीन ने किया था। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन हेंस्टीन ने किया था। क्रूसीफेरी कुल के किस पौधे में सर्वप्रथम द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन अध्ययन किया गया था? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में किया गया था। फिर निलंबक के भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित कोशिका अधस्फीतिका का कार्य बताइए। तो यह मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करती है। परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर भ्रूणपोष की एक पतली परत पाई जाती है जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो ये थे लेसन थर्ड के
पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आशा करता हूँ इस पाठ से संबंधित आपके किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको कार्य क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए, अच्छे प्रकार से नोट्स बनाइए। नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, पूछिए, लेकिन वीडियो ज़रूर आप लोगों को देखना है। पूरा वीडियो देखिए, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो पहली बार आज चैनल पर आए हुए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हो कि मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, उनके वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे, या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इनके साथ साथ मैं रिट की तैयारी भी करवा रहा हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम की, जिसके लिए डेली 3 वीडियो सुबह 6 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 8 बजे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी में कोई भी कंपटीशन तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, उनके पास भी उन वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 4 के साथ, जिसका नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।